ओके, प्लैंक क्वांटम थ्योरी डिस्कस किए थे हम लोग पिछली क्लास में। अभी हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखो हम लोग डेवलपमेंटल थ्योरी डील कर रहे हैं, ये आपको नील बोर्स मॉडल तक ले जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझना इसलिए जरूरी है ताकि आपको नील बोर्स मॉडल समझ में आए। नील बोर्स मॉडल ऐसा सा मॉडल नहीं है, काफी डेवलप्ड और काफी मतलब एक्सप्लेनेटरी मॉडल यूं कह सकते हैं आप। बहुत सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की नील बोर्स ने, ठीक है। और मैंने आज पढ़ा किसी बुक में कि नील बोर्स जो थे, नील बोर मॉडल, वो जब चीज़ों को मतलब समझ नहीं पा रहे थे या अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते तो वो भी हमारे वेदास का सहारा लेते थे, ठीक है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इतने बड़े बड़े इस्टेब्लिश्ड साइंटिस्ट भी वेदास को रिफ़र कर रहे हैं। तो आपको भी कभी मौका मिले तो अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज़, अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स, उनको भी आप रिफ़र करिए ताकि आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज मिले, ठीक है। ओके, तो हम आगे चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे कि नाम से क्लियर है, यहां पर लाइट से कुछ लेना देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी से कुछ लेना देना होगा। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ता है। और ये जो फिनोमेना है दैट वाज मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जर्व्ड इन 1887 बाय हेनरिक हर्ट्ज। ये वही हर्ट्ज हैं जिनके रेस्पेक्ट में हम लोग फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट है हर्ट्ज वो रखा हुआ है। वो हेनरिक हर्ट्ज 1887 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। इस इफेक्ट को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आगे बढ़ाया, आगे उन्होंने चीजों को समझाया। देखो एल्बर्ट आइंस्टाइन का क्या कंट्रीब्यूशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो ये है कि जो हेनरिक हर्ट्ज ने समझाया था उसको उन्होंने सरलतम रूप से, सिंपलेस्ट वे में समझाया। क्योंकि फर्क नहीं पड़ता कि आप साइंस में पहले बताते हैं कोई कंसेप्ट की बाद में बताते हैं, आप कितना अच्छा समझाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। लोगों को कितना बेटर समझ में आता है वो इंपॉर्टेंट है। इस वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हेनरिक हर्ट्ज से ज्यादा जोड़ा जाता है। वैसे हेनरिक हर्ट्ज ने ढूंढा ये बात, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि उन्होंने अच्छा एक्सप्लेन किया, ठीक है। हम भी थोड़ा अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश तो कर रहे हैं। देखिए अब आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। एक मेटल है, इस मेटल, ये कोई मेटल हो सकता है, ठीक है। एक मेटल है, वो मेटल मान लो सिलिकॉन है, लेट इट बी सिलिकॉन। वैसे सिलिकॉन मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटलॉइड है। कुछ लोग बोल रहे हैं ये तो मेटल है ही नहीं। कोई बात नहीं, आप इसको अज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे कोई एक मेटल है, ठीक है। और ये जो मेटल है, ये इसके ऊपर हम कोई लाइट डाल रहे हैं, ऐसे से लाइट पड़ रही है, ऐसे से लाइट पड़ रही है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, जब किसी मेटल के ऊपर आप लाइट डालते हो, ठीक है, जब आप किसी मेटल के ऊपर लाइट डालते हो तो अगर वो लाइट किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की होती है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, मैं बताऊंगा अभी उस फ्रीक्वेंसी के बारे में। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जब वो लाइट इस मेटल प्लेट पर पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स टू एमिट। क्या निकलने लगेगा? इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन, अगर इसी इलेक्ट्रॉन को आप सर्किट में रन करा दो तो क्या यही इलेक्ट्रिसिटी है? हाँ जी, यही इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रॉन का सर्किट में रन करना ही तो इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो हाँ, अगर लाइट पड़ा, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन अगर सर्किट में रन कर गया तो यही इलेक्ट्रिसिटी। आपने इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई? आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाई लाइट से। लाइट को हम फोटो भी कहते हैं, फोटो जो शब्द है वो लाइट से जुड़ा हुआ है। तो दिस इज अ फोटो एंड दिस इज इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तो बात हुआ नाम का कि क्यों नाम दिया गया है। अब बात करते हैं, क्या सारे मेटल केपेबल हैं इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए?
आप आंसर वैसे है हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि किसी किसी मेटल में इलेक्ट्रॉन का एमिशन इतना ज्यादा कठिन होता है कि हम उसको ऐसा मान लेते हैं कि इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कन्वीनियंट रूप से नहीं चल पाएगा और हम इसका यूज नहीं कर पाएंगे। सोलर सेल्स में सीजियम का और ये सिलिकॉन का, सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसका एकमात्र कारण यह है कि जब लाइट उनके ऊपर पड़ता है, लाइट जब उनके ऊपर डाली जाती है तो वो मेटल जल्दी से इलेक्ट्रॉन एमिट कर पाते हैं, ठीक, और दूसरे मेटल नहीं कर पाते। अब इसमें एक टर्म आता है, इसको बोलते हैं वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाए। मिनिमम ना, मिनिमम, उससे ज्यादा डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम वो फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाए उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं बच्चा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को आप एच न्यू नॉड से दिखाओगे और मैं बताऊंगा आपको ये सारी चीजें क्या है। इसमें अगर एच न्यू नॉड मत ऐड करिए आप, ये एनर्जी बन गई, आप इस एच को हटा सकते हैं, ठीक, न्यू नॉड, इट विल बी न्यू नॉड। तो ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नॉड है, ठीक। अब ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो डालने पर लाइट एमिट हो जाए, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और, वो ये कि जब आप लाइट डालते हो तो क्या कौन सा फ्रीक्वेंसी डालें हम, कौन सा कलर चूज करें, कैसे करें, कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जल्दी से निकले, क्योंकि हमको सोलर सेल बनाना है। सोलर सेल रिवोल्यूशनाइज किया हुआ है पूरे कंट्री को। अभी हम, क्योंकि हम लोग नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग फॉसिल फ्यूल को छोड़कर दूसरे सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दैट केस सोलर एनर्जी को अगर यूटिलाइज करना है तो आपके पास एक ऐसा मेटल होना चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिससे जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन एमिट हो और आपको ढेर सारा फोटो इलेक्ट्रिसिटी मिल पाए, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है? तो हमको कंडीशन पता होना चाहिए कि कब हो पाएगा अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए आप एक चीज समझिए, देयर इज अ टर्म नोन एज, एक टर्म है, इसको कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन, एच न्यू नॉड। वर्क फंक्शन असलियत में एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। तो वर्क फंक्शन क्या करते हैं? वर्क फंक्शन से क्या सर, ये क्या वर्क फंक्शन बताने लगे, वर्क फंक्शन कहां से आ गया? देखो, एक बेसिक सवाल सुनो। जब आप ये बोलते हो, लोअर क्लास से बोलते थे ना कि एक मान लो बॉडी है ए, एक बॉडी है बी, इसमें ए से इलेक्ट्रॉन बी की तरफ आया और ए हो गया पॉजिटिव चार्ज और बी हो गया नेगेटिव चार्ज। तो आपके मन में एक सवाल उठता होगा, अरे भाई इसको याद करना है क्या यार, कि सिल्क को उससे ग्लास रॉड से रगड़ेंगे तो किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। मेरे दिमाग में आता था कि इन पेयर्स को याद करना है क्या। तो मैंने टीचर से पूछा भी था, उन्होंने बोला हाँ हाँ आपको याद करना पड़ेगा। कुछ ने बोला हाँ याद करना पड़ेगा, कुछ ने बोला नहीं इसके पीछे का कंसेप्ट है। तो वो कंसेप्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, हाँ आपको ये बात है, आपको ये वर्क फंक्शन वाला कंसेप्ट आना चाहिए, तभी आप ये पेयर याद कर पाओगे। देखो क्या होता है, जिसका वर्क फंक्शन कम होता है, मान लो आपके पास दो मेटल हैं, ठीक है, मेटल 1 मेटल 2। अगर मेटल 1 का वर्क फंक्शन कम है तो मेटल 1 से इलेक्ट्रॉन निकलकर मेटल 2 की तरफ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर ए का वर्क फंक्शन कम है और बी का ज्यादा है तो ए से इलेक्ट्रॉन निकल के बी की तरफ जाएगा और ए हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और बी हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इतनी समझ में आ गया। तो वर्क फंक्शन होना चाहिए कम और हमको पता होना चाहिए कि हमको कौन सा फ्रीक्वेंसी डालना है। देखो, अगर कोई मेटल प्लेट है और अगर वो येलो कलर का लाइट सपोर्ट कर रहा है, मतलब येलो कलर का वेवलेंथ डालने पर, येलो कलर की फ्रीक्वेंसी डालने पर, उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी डालने पर अगर इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं तो आप अगर 1 सेकेंड डालोगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट होना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर आप रेड कलर की लाइट डालने लगो
नहीं आप जिद पकड़ लो, नहीं हम तो रेड ही डालेंगे और इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाएंगे, तो आप डालते रहो, साल भर डालो, आप कोई समझते नहीं है, इलेक्ट्रॉन निकलने ही नहीं वाला है। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही कहता है कि आपको मिनिमम फ्रीक्वेंसी डालनी ही होगी तभी इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, नहीं तो नहीं हो सकता, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। तो वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, न्यू नॉट है, ठीक है। अब आप ये समझो कि क्या इसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन होना चाहिए ना, मैथमेटिकल इक्वेशन होना चाहिए, तभी तो आपको आसानी से समझ में आएगी चीजें। तो अब मैथमेटिकल इक्वेशन की तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, वो ये कि ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट हो गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए वर्क फंक्शन को कम होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कितना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लगेगा, ठीक है, मिनिमम कितना फ्रीक्वेंसी लगेगा ताकि फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो पाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के कंट्रीब्यूशन की। भाई साहब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया, उन्होंने क्या बताया, क्यों हम नाम ले रहे हैं उनका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ। देखिए एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी यहां से शुरू होती है कि जब इलेक्ट्रॉन, जब कोई लाइट आता है, मतलब मान लो कोई लाइट सोर्स से लाइट आ रही है, किसी मेटल पे पड़ रही है, तो स्टोरी ये है कि वहां से जब लाइट आ रही है तो लाइट अपने साथ बहुत सारे फोटॉन्स लेकर आएगी। फोटॉन्स, देखो एक नया टर्म है फोटॉन। फोटॉन क्या होता है अगर फोटॉन हमसे कोई पूछता है तो अगर मान लीजिए मैं सही हूं और जैसे अगर रिचर्ड फीनमैन की बात करें, मैं रिचर्ड फीनमैन वाली किताब बहुत रिफर करता हूं क्योंकि वो बहुत आसानी से समझा देते हैं किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, या किसी बहुत, मान लो कोई बहुत बड़ा सिचुएशन है जिसको आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो आसानी से समझ सकते हैं। तो रिचर्ड फीनमैन बताते हैं कि व्हाट इज फोटॉन, पूछेंगे उनको तो रिचर्ड फीनमैन आंसर देंगे आपको, इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। मतलब आइंस्टाइन के जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब आइंस्टाइन ने जब इलेक्ट्रॉन का जिक्र किया तब वो किसका जिक्र कर रहे थे, फोटॉन का। तो फोटॉन की क्या खासियत है, फोटॉन का जो फोटॉन होता है वो लाइट की स्पीड से चलता है। फोटॉन चार्जलेस मासलेस कहलाते हैं, ठीक है। फिर मैं उसमें भी कंट्रोवर्सी है कि जो मास है वो दो टाइप का मास होता है, एक इनर्शियल मास, नॉन इनर्शियल मास, उसमें बाद में जाएंगे। फिलहाल आप समझो कि फोटॉन है वो अपने साथ वो अपने साथ एनर्जी कैरी करते हैं। कितनी एनर्जी कैरी करते हैं, एच न्यू एनर्जी कैरी करते हैं। तो मान लो यहां से ये एच न्यू लेके आ रहा है, ऐसे ठीक, एच न्यू ले आ रहा है। अब ये जो फोटॉन है, फोटॉन को आप क्या समझो, घड़ा समझो। देखो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये एक्सप्लेन किया, उन्होंने इसी टर्म में एक्सप्लेन किया कि एक घड़ा है, घड़े में पानी भरा हुआ है, ठीक है, और आप घड़े में बहुत सारा घड़ा है, यहां से ऐसे आ रहा है, ठीक है, अब उसमें पानी भरा हुआ है, उस पानी में वो पानी भरा हुआ वो आप किसी मेटल सरफेस से टकराएगा, घड़ा फूट जाएगा और पानी बिखर जाएगा। तो इसी तरीके से समझिए कि अपने साथ एनर्जी लेके आ रहा है, जैसे ही मेटल प्लेट पे पड़ेगा, मेटल प्लेट को एनर्जी वो दे देगा और उसके बाद इसका काम खत्म। एनर्जी जैसे ही इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और एक्साइट होने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। इसको बोलूंगा फोटो एमिशन, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात वो ये कि जब आपने ये चीज सुन ली तो अब आप ये चीज बताइए मुझे कि अगर मैं बात करता हूं, दो टाइप का लाइट है मेरे पास, एक इंटेंस लाइट है, एक ज्यादा लाइट है, ज्यादा लाइट है, एक मतलब ज्यादा तेज जल रहा है बल्ब, और एक थोड़ा डीम जल रहा है। तो जो ज्यादा तेज जल रहा होगा उसकी इंटेंसिटी ऑफ कोर्स ज्यादा होगी, जो डीम जल रहा है उसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो इंटेंसिटी ज्यादा होने से क्या फर्क हुआ, इंटेंसिटी ज्यादा होने से यह फर्क हुआ कि जब ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट भेज रहे हो उसका मतलब ज्यादा फोटॉन भेज रहे हो, ज्यादा घड़े भेज रहे हो, ज्यादा घड़े जब फूटेंगे तो ज्यादा पानी देंगे, या ज्यादा फोटॉन जब आएंगे तो ज्यादा एनर्जी देंगे। तो ज्यादा एनर्जी देंगे तो क्या ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, आंसर है हाँ। इसका मतलब अगर आपको फोटो इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ाने हैं तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक। और एक बात, अगर आपको फोटो इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ाना है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है उसकी, मतलब वो निकलने में तेज निकले और हमको बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी मिले। अगर आपको तेज इलेक्ट्रॉन रन करवाना है तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपको
इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ानी है तो यू नीड टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, और इफ यू वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिख देता हूं, आपको इससे पूरा क्लियरिटी आ जाएगा। देखो क्या है, हाफ mv², ठीक, ये किसके बराबर है, डिफरेंस ऑफ एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। देखो क्या बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं, ये जो आपको ये जो लिखा हुआ है ना इक्वेशन, इसको समझा रहे हैं, देखो इसका मीनिंग समझा रहे हैं आपको। अब अगर मान लो आपने एच न्यू नॉट ही दिया, मान लो आपने एच न्यू नॉट ही दिया, तो एच न्यू नॉट देंगे तो यहां पर अगर एच न्यू नॉट रखो तो क्या होगा, हाफ mv² 0 हो जाएगा। देखो तो इसका मतलब अगर आपने सिर्फ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया तो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट 0 होगी। देखिए लिख रहा है ऑलमोस्ट काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन तेजी से नहीं निकलेंगे। अगर आपने सिर्फ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सही, लेकिन जो इसकी स्पीड होगी वो उतनी नहीं होगी। ठीक, अगर आपको उसमें स्पीड लानी है तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, आपको ये जो एच न्यू नॉट है इसमें से कुछ एक्स्ट्रा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब योर फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन, योर फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन दिस, मतलब आपको आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा रखनी पड़ेगी। जैसे ही आप थ्रेशोल्ड से ज्यादा रखोगे फ्रीक्वेंसी, वो जो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी है ना बच्चा, वो एच से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, और आपके पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो तेजी से मूव कर रहे होंगे, तेजी से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे सरफेस से। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन है और आपको बात समझ में आ गई। अगर आपको इलेक्ट्रॉन के नंबर्स बढ़ाने, मतलब ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ाने तो क्या बढ़ाओगे, इंटेंसिटी बढ़ाओगे, और अगर आपको उसका स्पीड बढ़ाना है तो क्या बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे। समझ में आ गया? ठीक है, आज के लिए इतने रहने देते हैं, फिर आगे बात करेंगे, और आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कलर और टेम्परेचर रिलेटेड है, उससे एक बहुत ज़बरदस्त वाला ग्राफ प्लॉट करेंगे, आपको फिर थोड़ी ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। और उसके बाद फिर हम लोग नील बोर्स मॉडल की तरफ चलेंगे, फिर स्पेक्ट्रम आएगा, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। फिर हम क्वांटम मैकेनिक्स वाली दुनिया में एंटर करेंगे, क्वांटम थ्योरी सीखेंगे, वहाँ पे क्वांटम नंबर सीखेंगे, हम आपको अब बाउर रूल बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, दुनिया भर की चीज़ें बताएंगे। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है और बेहद इंटरेस्टिंग है। इस दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे और पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन पूछते रहेंगे। तब तक के लिए